मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की प्यारी सी क्लास में। मित्रों आज हम हिंदी की पीसीएस परीक्षा में जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसी को लेकर आए हैं। तो आइए मित्रों प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निम्न में से किस बोली को पूर्वी बोली कहा जाता है? किस बोली को पूर्वी बोली भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है ब्रज, ऑप्शन डी है बुंदेली। तो इनमें से किस बोली को पूर्वी बोली कहा जाता है साथियों? ये भोजपुरी जो है इसको कहा जाता है पूर्वी बोली कहा जाता है, ठीक। और मैथिली और भोजपुरी ये जो है मगही अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं, वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ऑप्शन ए है उप, ऑप्शन बी है कु, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन डी है पर। तो अरबी फारसी वाले उपसर्ग कैसे होते हैं? ये होते हैं, ये ना है, जैसे नमक हराम, नमक हलाल, ये सब जब आ जाए तो यही होते हैं अरबी और फारसी वाले शब्द, ठीक। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो ऑप्शन ए है अद्भुत रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है रौद्र रस। तो अद्भुत रस में क्या होता है, कैसा भाव होता है? विस्मय का अस्थाई भाव होता है। विस्मय, जब आप किसी चीज से शॉक्ड रह जाते हैं, अद्भुत रह जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं, तो वही होता है अद्भुत रस। और जब आप उत्साहित हो जाते हैं, उत्साह में पड़ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। और शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है इसका अस्थाई भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है साथियों? ये रौद्र रस का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में कैसा विशेषण है? ऑप्शन ए है मित्रों परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है कालवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्या होता है? जब कोई वाक्य में धीरे 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 तेज से ये सब आ जाए तो वहां रीतिवाचक होता है। इसमें क्या है? मैं आपके विचारों से अंशतः मतलब थोड़ा सा सहमत हूं। तो कम ज्यादा थोड़ा इसके किसमें आता है? ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक में जब समय की बात हो जाती है कि मैं प्रतिदिन नहाता हूं, तो ये हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, मनोदशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? मनोदशा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है मनो प्लस दशा, ऑप्शन बी है मन प्लस दशा, ऑप्शन सी है मनः प्लस दशा और डी है मनः प्लस दशा। तो मनोदशा में कौन सी संधि है मित्रों? विसर्ग संधि है। इसमें कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः प्लस दशा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, राम जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। राम कैसे खर्राटे ले रहा है? जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। इस वाक्य में जोर जोर किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है रीतिवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है कालवाचक। तो यहाँ समय की बात तो हो नहीं रही है, तो कालवाचक बिल्कुल नहीं होगा। कम ज्यादा थोड़ा बहुत की बात नहीं हो रही, तो परिमाणवाचक भी नहीं होगा। और किसी स्थान की भी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा? ये रीतिवाचक हो जाएगा। राम जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रतिक्रिया शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्रिया शब्द में कौन सा समास होगा? तो जब भर हर अथवा या वा आ जाए तो ये कैसे समास होते हैं? ये अव्ययी भाव समास होते हैं। प्रतिभर हर ये सब जब आ जाते हैं तो प्रतिक्रिया जो है इसमें कैसा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक। जैसे दशानन, ठीक। तो उसमें तीसरा पद प्रधान क्या हो जाएगा? रावण। तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। और कर्मधारय में कारक आते हैं, कारक या परसर्ग।
आते हैं तो वो कर्मधारक होता है। और द्विगु समास जो होता है ये गिनती वाला समास होता है, गिनती वाला। ठीक, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो जहां पर गिनती आती वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, अंदर आना मना है। अंदर आना मना है, वाक्य किस प्रकार का है? कभी कभी जब हम क्लासरूम में लेट पहुंचते थे तो टीचर ऐसे ही कहते थे कि अंदर आना मना है, बाहर ही रहो, तुम लोग घूमने वाले घूमो ना, आपको भी ऐसे कहे होंगे। तो क्या है, अंदर आना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन ए है विधानवाचक, ऑप्शन बी है संकेतवाचक, ऑप्शन सी है निषेधवाचक, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। तो जब प्रश्न पूछते हैं कि क्यों लेट हो गए, तो जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मना कर रहे हैं ना, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा साथियों। और संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक जैसे यह राम की बकरी है, तो संकेत दे रहे हैं ना आप, तो उसमें संकेतवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, व्यायाम में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? व्यायाम में उपसर्ग कौन सा होगा? तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है मित्रों, उप और सर्ग। ठीक, उप मतलब होता है समीप, समीप, और इसका मतलब होता है मिलना, सर्ग मतलब मिलना। जब दो शब्द आके समीप मिल जाते हैं उसी को उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। कहां लगता है? मूल शब्द के, मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। ठीक, तो व्यायाम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो व्यायाम को जब आप अलग करेंगे या इसका विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा वी प्लस आयाम। क्या हो जाएगा? बी प्लस आयाम हो जाएगा। तो ये छोटी ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? या हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी कौन सी, या वाली कौन सी संधि होती है? वृद्ध संधि होती है। यहां पर हो जाएगी, नहीं वृद्ध नहीं, यण संधि होगी, वृद्ध। या वाली यण संधि को ऐसे याद किया करिए, या वाला। हाँ ठीक, तो ऐसे हम याद किए। ई प्लस या मिलकर जब या बनाएगा तो यहाँ पर यण संधि होगा और उपसर्ग इसमें वी हो जाएगा। इसका मूल शब्द क्या होगा साथियों? आयाम होगा, मूल शब्द होगा। ठीक, और जो मिलके या बना रहा है यही इसमें जो है यण संधि की पहचान बता रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाएगा? तो अमर किसे कहा जाएगा? जो ना मरे, जो ना मरे, मरे उसे अमर कहा जाएगा। और जिसे बुढ़ापा ना आए साथियों उसे क्या कहते हैं? अजर कहेंगे। ठीक, और दूसरों के द्वारा कही गई बातें जो होती हैं उसे किंवदंती कहती हैं, कहा जाता है। ये होता है दूसरों द्वारा कही गई बातें, कही बातें, या दूसरे द्वारा, हाँ दूसरे द्वारा कही गई बातें या सुनी गई बातें किंवदंती कहलाता है। और अग्रज क्या होता है? जो पहले पैदा होता है उसे कहते हैं अग्रज। ठीक, तो जो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए क्या कहते हैं? अजर कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ किस वाक्य से पता चलता है? आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो इसका पर्याय क्या होगा, अर्थ क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है मित्रों, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। और सी है, मुंह में कुछ और मन में कुछ और। तो मुंह में राम और बगल में छुरी का मतलब क्या होगा? मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है। किन्नर का संधि विच्छेद कैसा, कौन सा हो जाएगा? तो किन्नर जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा किम और नर हो जाएगा। ठीक, और दोनों मिलके क्या बनता है? किन्नर, किन्नर। तो इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कहां पर है? ये है किम प्लस नर, इसमें क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है नाव, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है चंग। तो पतंग और नाव और बादल, पतंग नाव बादल पक्षी, ये जो है ये आपस में सभी समानार्थी है।
और इसमें कौन सा नहीं है, ये चंग जो है ये इसका समानार्थी शब्द नहीं होगा साथियों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? इसमें कौन सा तालव्य नहीं है बताना है। तो तालव्य कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं चा वर्ग के। चा वर्ग के जो होते हैं च, छ, ज और झ, ठीक। और एक होता है न। ये कैसे होते हैं? तालव्य होते हैं। और ये जो न्या होती है ना या इया बोलते हैं, इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक के, ठीक, नासिक के कहा जाता है इसको। तो इसमें से कौन सा तालव्य नहीं है? ये का हो जाएगा। का कैसा है? ये कंठ है, कंठ का है, ठीक। का, ख, ग और घ ये कैसे व्यंजन है? ये तालव्य कंठ व्यंजन है। और तालव्य च, छ, ज है, ये तालव्य है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह है। तो इन सभी में हलंत लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है, सभी में हलंत लगा हुआ है। तो इसमें हलंत किसमें नहीं रहेगा? परिषद में भी हलंत रहता है, श्रीमान में भी रहता है, श्रीयुत में भी रहता है। और आपने कभी सम्राट में हलंत लगा देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। सम्राट में हलंत नहीं रहता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है पैचासी, ऑप्शन सी है सौरसेनी, ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो पश्चिमी हिंदी का विकास साथियों ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां ली गई है? ये है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी। सौरसेनी से कौन कौन सी ली गई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी, ठीक। और मागधी से कौन कौन ली गई है? मागधी से ली गई है बिहारी, बिहारी, बंगला, बिहारी, बंगला और उड़िया, उड़िया। ये तीन बोलियां मागधी से ली गई हैं, ठीक। तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से ली गई है। सौरसेनी के अंदर राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी आती है। अगला प्रश्न है मित्रों, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन ए है मित्रों चैत्र। चैत्र का तत्सम तद्भव क्या होता है? चैत होता है। ऑप्शन बी है छत्र। छत्र का तद्भव क्या होता है? छत होता है। और पत्र का क्या होता है? पत्र का पर्ण नहीं होता है। पत्र का पत्र का क्या होता है? ये होता है पत्ता होता है, पत्ता। पत्र का तद्भव क्या होता है? पत्ता होता है। और चक्र का तद्भव क्या होता है? चक्का होता है, ठीक। तो इसमें यही यही सही हो जाएगा। पत्र का पर्ण नहीं होगा, पत्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर तद्भव मिलाया जा रहा है ना। ये तो तत्सम हो जाएगा, इसका ये पर्यायवाची हो जाएगा पत्र का पर्ण, ठीक। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसमें से तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, या सीधे लिए जाते हैं, सीधे बोले जाते हैं, ठीक। तो इसमें संस्कृत का शब्द कौन सा है मित्रों? ये कास्ट जो है ये संस्कृत का शब्द है, तो यही तत्सम होगा। और आम का तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। आम्र का तत्सम आम्र होता है। और दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है, दुग्ध होता है। और हाथ का तत्सम हस्त होता है साथियों, ठीक। तो इसका प्रश्न ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है मित्रों प्रत्युच्चार, ऑप्शन बी है प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी है ये प्रत्युक्त हो जाएगा, प्रत्युक्त, ये आधा ता लगेगा, ठीक। ऑप्शन सी है प्रत्युक्त, ऑप्शन डी है विवृत्ति। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे प्रत्युक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे कहते हैं प्रत्युक्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए है आरसी, ऑप्शन बी है आंच, ऑप्शन सी है अदरक, ऑप्शन डी है आदर्श।
तो अदरक का क्या होता है तत्सम? आर्द्रक होता है। आर्द्रक, आर्द्रक क्या होता है? आर्द्रक। इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा। और आदर्शिका का तद्भव क्या होगा साथियों? आरसी होगा। क्या होगा? आरसी होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है कुलीन, ऑप्शन बी है सस्य, ऑप्शन सी है आभारी, ऑप्शन डी है कांतार। तो अरण्य मतलब क्या होता है? वन, वन, जंगल, जंगल, विपिन, विपिन, और क्या होता है? अटवी, और होता है कांतार, कांतार। ठीक, तो अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है, तो जो कांतार होगा यही इसका इसमें पर्यायवाची होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इसमें? तो प्रेरणार्थक क्रिया दो होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती है? जब कोई काम करने के लिए आप किसी को प्रेरणा देते या कहते हैं कि जैसे लिखना, किसी को जगाना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। और अगर जगवाना अगर लिखा हो तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन यहाँ पर केवल प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दिलवाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अगर प्रथम और द्वितीय में पूछता तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती। कैसी होती? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आदमी केवल सजेस्ट करता है, सलाह देता है, और द्वितीय में वो जो है काम करवाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में काम करवा लेता है दूसरे से। ठीक, यही अंतर है दोनों में, बेसिक सा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो क्या ये पाट यहाँ रखना उचित है? ये आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, यहाँ किनारा बोल सकते थे, सरयू नदी का किनारा बहुत लंबा है, तो ये हो जाता सही। क्या लिख सकते? किनारा। किनारा अगर लिख देते आप तो ये सही हो जाता। और दूसरा क्या है? बी वाला, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो अगर यहाँ पर आप 7वीं लिख देते, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये शुद्ध हो जाता। और ऑप्शन सी है कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यह बिल्कुल सही है साथियों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। और ऑप्शन डी क्या है? जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो इसमें क्या अशुद्धि है? इस जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये वहां, वह जो है ये सर्वनाम यहाँ प्रयोग नहीं होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। क्लासरूम में जब आप बहुत शोरगुल करते रहते पहले, तो टीचर क्या कहते? जो बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। फिर दोबारा उस चीज को नहीं कहते थे, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। अगर ऐसा बोलते भी हैं तो ये गलत है, ये हिंदी व्याकरण की दृष्टि, वैसे तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा सही? कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित मुहावरे का सही मिलान कीजिए। इनमें सभी मुहावरों को मिलाना है। तो ये मुहावरे एक साथ हमने ले लिए, जो छाती लगाना, छाती पर सांप लौटना, जितने भी लौटना, लपेटना, उमड़ना, छाती फटना जो भी था, हमने सब एक साथ इंक्लूड कर लिया। तो आइए समझते हैं। तो इसमें क्या होगा? छाती लगाना मतलब क्या होगा? आलिंगन करना। ठीक, छाती लगाने का क्या मतलब होगा? आलिंगन करना। और छाती पर सांप लौटना का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। पड़ोसियों के छाती पर सांप लौटते हैं ना, जब आप अच्छे काम करते हैं तो उनके छाती पर सांप जरूर लौट जाता है, क्योंकि पहले उन्हीं को दिक्कत होती है आपके उन्नति करने पर। ये पूरे देश की कहानी है, हर पड़ोसी ऐसे ही होता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए अगला है छाती उमड़ना। तो जब छाती उमड़ना मतलब होता है बहुत अप्रसन्नता से फूले ना समाना। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको कहा जाता है, ये एक ही ना होगा, प्रसन्नता से फूले ना समाना, तो ये होगा छाती उमड़ना। और आखिरी क्या है? छाती फटना का मतलब क्या होगा? बहुत दुख होना। जैसे अभी कोई कम उम्र का आदमी मर जाए तो कहते नहीं कि आदमी जो है उसकी खबर सुनकर छाती फट गई, मतलब बहुत अधिक दुख या वेदना हुई हमको ऐसा खबर सुनकर। ठीक, तो ये सभी मुहावरे अगर आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक ही साथ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में अविकारी शब्द नहीं है। इसमें अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? तो अविकारी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। सदा एक ही चीज होता है अव्यय। अव्यय के अंतर्गत जो भी आता है वही अविकारी होगा, बाकी कोई नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक,
ऑप्शन डी है संबंध सूचक अव्यय। तो ये जो है ऑप्शन डी संबंध सूचक, यही इसमें अविकारी हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों प्रश्न इतने ही थे हमारे, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली खेलिएगा और अपने दुश्मनों से मिलिएगा, दोस्तों से मिलिएगा, लेकिन हाँ दिमाग खोल के। ठीक, तो ठीक है मित्रों, क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।